एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर। ठीक है जी। हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले ना मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एक टेक्निकल एरर आ रही थी क्लास को स्टार्ट करने में, तो उस वजह से ना थोड़ा सा विलम्ब हो गया है ना। मैं वंस अगेन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बोलूँगा कि थोड़ा सा है ना वेट करना पड़ा आप लोगों को, एक टेक्निकल एरर की वजह से, है ना। ये बार बार मैं क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था बट वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बट आगे से है ना इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। पहले तो मैं डेट डाल देता हूँ। आज की डेट है 11 अक्टूबर 2024, यानी 11 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि मैंने है ना लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास से अपना चैप्टर, अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है जी। तो देखिए, मैंने ना लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझा दी थी, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में ना देखो भाई, मैंने हर चीज समझाई आपको। मैंने ना प्रॉपर तरीके से इस बैच के बारे में, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में, इसमें हम जो सिलेबस पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने अपने बारे में भी बताया। मैंने कुछ लिंक्स आपको फॉलो करने के लिए भी बोला, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया, और आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर भी किए। तो मैं नहीं समझता कि अब है ना कोई भी ऐसा डाउट बचा होगा अभी जो आपके दिमाग में रहा हो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सारी डाउट क्लियर हो जाते हैं सभी के, है ना। तो अगर सपोज दैट कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहता है, तो उस डाउट को है ना, जो टॉपिक से हटके है, वो डाउट है ना हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। मैं क्लास को अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको समझाने पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बट अगर कोई डाउट होता है आपका जो टॉपिक से हटके हो, तो क्लास के लास्ट में मैं आपको 2-4 मिनट का समय दूंगा, तब आप जो पूछना चाहें पूछ लेना, ठीक है। बट क्लास के बीच में जितने डाउट आप पूछना चाहें टॉपिक से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर या टॉपिक है आज की क्लास में, इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से बोला जाता है, ठीक है जी। इसको हिंदी में ना कंप्यूटर की संरचना बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखो कभी भी अगर आप है ना कोई सिलेबस देखेंगे ना कंप्यूटर का, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आता है, तो इन सभी की शुरुआत है ना यहीं से होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर से। फिर से सुन लो, बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो इसमें आपको शुरुआत करनी होगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर से या टॉपिक से। अब इस संरचना वाले चैप्टर या टॉपिक से ना बेसिकली आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उस कंप्यूटर के कुछ देखकर या उसके अंदर मतलब कितनी क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, एग्जैक्टली ये पूरा आइडिया हो जाएगा यहाँ से, इस चैप्टर से। तो क्या इस चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। और जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, और आपके जो पहले पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एग्जैक्टली वहां ऐसा लिखता भी जाऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा गया है। समझ में आ गई बात? फिर से सुन लीजिए कि जो जो क्वेश्चन है ना पेपर में आ चुके हैं, मैं एक शब्द लिखता जाऊंगा एग्जाम, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में या किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा हम एक शब्द से, और वो है डिजिटल कंप्यूटर। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आज तक सी भी नहीं पढ़ा। ठीक है ना, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर का सी भी नहीं पढ़ा, तो उनको भी बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर ये एक शब्द है ना, हमें आज की डेट में सुनने को मिलता है। जैसे सपोज दैट कि मैं अगर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, या अगर आप कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। ठीक, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे कोई आपका टैबलेट हो, इन सभी को है ना डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोल देता है। ठीक, अब डिजिटल कंप्यूटर के केस में ना सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि क्या कंप्यूटर को कैटेगराइज भी किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर है जी हाँ। देखो डिजिटल कंप्यूटर के केस में ना अगर साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को अगर डिवाइड करने की बात की जाए, तो सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, दैट इज सुपर कंप्यूटर। दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कैलकुलेशन होगी या गणना होगी, तो उसे सॉल्व करने के लिए बनाया गया कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज की डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अमेरिका का, जिसका नाम है फ्रंटियर। और अगर हम इंडिया की बात करें, अपने प्यारे भारत की बात करें, तो हमारे इंडिया का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम है ऐरावत। ऐरावत ये वही नाम है जो हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक हाथी का नाम भी हुआ करता था, एलिफेंट का नाम, वही ऐरावत नाम रखा गया है। ठीक है, तो आज की डेट में दो नाम आप याद कर सकते हैं अपने दिमाग में। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर अमेरिका का, और इंडिया का नाम है ऐरावत। बट ये आंसर स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज से 2-4 महीने 6 महीने बाद भी यही आंसर सेम रहे, क्योंकि 2-4 महीने 6 महीने बाद ये आंसर फिर से बदल सकता है ना। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का आंसर भी चेंज हो जाएगा, और इंडिया का भी चेंज हो जाएगा, यानी कोई नया सुपर कंप्यूटर बन जाएगा तब तक। ठीक है ना, तो मैं आज की डेट में तो आपको ये दोनों नाम बता रहा हूं, बट आने वाले समय में हो सकता है ये नाम चेंज हो जाए। ठीक है ना, अब देखो सीधी सी बात है कि सुपर कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल एक क्रिटिकल से क्रिटिकल कैलकुलेशन को हल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सबसे बढ़िया एग्जांपल दें, तो इसका आंसर है वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम जानकारियां। भाई सीधी सी बात है, हमारे इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि मौसम विभाग है, वो पहले से सारी जानकारी और चेतावनियां दे देता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, और उसी बिहाफ पर हम अपनी व्यवस्था बिठाते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये मौसम विभाग हमारे इंडिया का पहले से सारी जानकारी दे रहा है कि आने वाले समय में ये मौसम होगा, तो ये सारी कैलकुलेशन कैसे किसी ना किसी कंप्यूटर के द्वारा ही तो की गई होगी। तो वो इसका सिंपल सा आंसर है, दैट इज सुपर कंप्यूटर के द्वारा। और नॉलेज के लिए ना ये बात अपने दिमाग में आप रख सकते हैं कि हमारे इंडिया में आज की डेट में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो मौसम विभाग है, वो एक प्रत्युष नाम के सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है ये जानकारियां एकत्र करने के लिए, ये जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। समझ में आ गई बात? प्रत्युष नाम है। वैसे प्रत्युष नाम का जो सुपर कंप्यूटर है, उसके साथ साथ एक सुपर कंप्यूटर और भी है, मिहिर, MIHIR। तो प्रत्युष और मिहिर ये दोनों कंप्यूटर मिलके भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं से है ना भारत जो मौसम की जानकारियां हैं उनकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल हो सकता है सुपर कंप्यूटर का? मौसम, ये मौसम विभाग या मौसम जानकारी तो हो गया। इसके अलावा है ना स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई वैक्सीन या दवाई बनानी जानी है जिसकी कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। तो देर आर सो मैनी एप्लीकेशन,
है ना, यानी बहुत सारे उपयोग, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पर सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली जाती हो, है ना। तो सुपर कंप्यूटर का एक सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं कि जो क्रिटिकल से क्रिटिकल यानी कठिन से कठिन गणना होगी, जहां पर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं कर सकते, वहां पर एक सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है या यूज किया जाता है। अब बात ये आती है कि सुपर कंप्यूटर क्या सर हमारे कोई लैपटॉप जैसा थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, तो आंसर है नहीं। सुपर कंप्यूटर बेसिकली बहुत बड़े से हॉल को कहा जाता है। बहुत बड़े हॉल में अलमारियां टाइप की खड़ी होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर का, तो वहां पर इनकी फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो बहुत बड़ा हॉल होगा, उसमें अलमारियां टाइप की खड़ी होंगी और उन अलमारियों में ना मशीनें लगी होती हैं, डिवाइसेस लगी होती हैं। उस पूरे हॉल को कहा जा रहा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, चलिए आगे देखें। आज की डेट में जो डिजिटल कंप्यूटर्स इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उसमें एक और नाम आता है जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोल देते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, हिंदी में भी इसको है ना मेन फ्रेम के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो मेन फ्रेम शब्द का बेसिकली मतलब होता है लार्ज कैबिनेट। इसका सिंपल सा मीनिंग है लार्ज कैबिनेट, यानी कि एक बड़ा सा कैबिनेट। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि बड़ा सा कोई बक्सा टाइप का है। या मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये जो है ना आपके घर, मतलब आपके यहाँ हमारे पास जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है घर में, मतलब किसी टेबल पे परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर। एक तो हमारे पास लैपटॉप हो सकता है, एक हमारे घर में जो टेबल पे परमानेंट फिक्स जगह पर जो कंप्यूटर रखा रहता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। उस डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपने नोटिस किया है साइड में एक डब्बा खड़ा रहता है, जिसमें आप पावर का बटन दबा के कंप्यूटर को ऑन करते हैं। उस डब्बे को बेसिकली कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लो एक बड़ा सा कैबिनेट है और उस बड़े से कैबिनेट में पूरी सी मशीन फिट कर रखी है, तो उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आज की डेट में जो डिजिटल कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक और नाम आता है, इसे बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है। मिनी कंप्यूटर को हिंदी में भी मिनी कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाएगा। बाकी ये कौन से कंप्यूटर थे या कौन से कंप्यूटर हैं, देखो 1970 यानी कि 1970s के टाइम पर बनने वाले जो कंप्यूटर थे उनको मिनी कंप्यूटर के नाम से बोला गया। 1970 के टाइम पर जो कंप्यूटर बन रहे थे ना, वो आज के हमारे कंप्यूटर से तो साइज में बड़े थे, बट अपने टाइम के साइज में छोटे कंप्यूटर हो गए थे, इसलिए उनको मिनी कंप्यूटर के नाम से बोला जा रहा था। ठीक है ना। मतलब ऐसा होने लग गया था 1970 के टाइम पर कि कंप्यूटर का साइज छोटा कर दिया गया, काफी छोटा कर दिया गया था। बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि आजकल लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर का साइज होता है जिसे आसानी से उठाकर इधर से उधर रख दो। ठीक है ना। तो साइज में थोड़े छोटे कंप्यूटर हो गए थे। और फिर एक समय आया जब एक कंप्यूटर की कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हिंदी में भी माइक्रो कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। अब ये कौन से कंप्यूटर हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर ही हैं आज की डेट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है बेटा डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि हमारे घर में किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर अगर हमारे पास कोई नोटबुक है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। अब सुनिए जरा ध्यान से कि ये जो लैपटॉप और नोटबुक वाला पॉइंट है ना, इससे एसएससी में एक पेपर पूछा गया लास्ट टाइम। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, इससे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो लास्ट ईयर ही एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि क्या पूछा गया। एक पेपर में ये पूछा गया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर में कि बताइए नोटबुक क्या चीज होती है। नोटबुक क्या चीज होती है, जैसे मैं यहां लिख ही देता हूं। क्वेश्चन में ऐसे लिख कर दिया गया व्हाट इज नोटबुक। ठीक है। अब ऑप्शन में ना आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे ऑप्शन तो चार होते हैं, बट जो काम के ऑप्शन है वो दो हैं। जैसे कि एक ऑप्शन पर लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर और एक ऑप्शन पर लिखा हुआ लैपटॉप।
अब मुझे ये बताइए, अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप इन दोनों में से कौन सा आंसर टिक करेंगे, बताइए। अगर आपके पेपर में, अगर कल आप पेपर देने जा रहे हो और आपको है ना वहां पर एक क्वेश्चन मिल जाए कि व्हाट इज नोटबुक, यानी नोटबुक क्या होता है, दो ऑप्शन है काम के, दो ऑप्शन बिल्कुल बेकार है, उन्हें छोड़ दिया हमने, क्या आंसर टिक करोगे यहाँ से, बताइए। एक बच्चे ने लिखा है सर लाइव क्लास चल रही है क्या, हाँ बिल्कुल चल रही है। आप तारीख नहीं देख पा रहे हो क्या? 11 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे है ना लिख रहे हैं ए आंसर है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं बी आंसर है। देखो, सीधी सी बात है, सबसे पहली पहली चीज कि लैपटॉप और नोटबुक ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। तो इसके अकॉर्डिंग है ना हमें ऑप्शन बी पर आंसर टिक करना चाहिए, है ना। बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यानी कि एसएससी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने आंसर पता है क्या टिक करके दिया था, उन्होंने आंसर टिक करके दिया था लैपटॉप। आंसर की जब आई थी तो उसमें लैपटॉप को आंसर टिक करके दिया था, जबकि माइक्रो कंप्यूटर भी ऑप्शन में दिया हुआ था। अब ऐसा कैसे हो गया भाई कि उन्होंने लैपटॉप को आंसर टिक करके दिया और माइक्रो कंप्यूटर भी ऑप्शन में दे रखा है, जबकि हमें बिल्कुल क्लियर पता है ये बात, जबकि हमें बिल्कुल क्लियर ये बात पता है कि माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल होते हैं, उन्होंने आंसर टिक करके, है ना। अब देखो मैं समझाता हूँ ये हुआ क्या और उन्होंने से यानी एसएससी से क्या गड़बड़ी हुई इस क्वेश्चन में। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि एसएससी कभी कोई गड़बड़ी नहीं करता, है ना। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं आजकल ये जिम्मेदारी टीसीएस को मिली हुई है ना, टीसीएस वगैरह इनके पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो जो भी है एसएससी से या टीसीएस से जो भी किसी से भी गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी क्या है ना, जिस गड़बड़ी को बाद में उन लोगों ने माना भी। अब सुनिए जरा, ये लैपटॉप और नोटबुक एक ही जगह पर क्यों लिखे हुए हैं, इसका रीजन ये है बेटा कि देखो 2014 यानी 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो लैपटॉप और नोटबुक ये दोनों कंप्यूटर अलग अलग हुआ करते थे, इनमें डिफरेंस हुआ करता था। लैपटॉप एक मल्टीपर्पज पोर्टेबल कंप्यूटर को कहा जाता है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो और किसको कहीं भी उठा कर ले जा सकते हो, अपने गोद में रखकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है। लैप का मतलब गोद। और नोटबुक है ना बेसिकली लैपटॉप जैसा ही होता है, बट एक स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाया गया था ये, और वो कैटेगरी थी स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, है ना। स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए कुछ कंप्यूटर निर्माता कंपनियों ने लैपटॉप टाइप के कंप्यूटर बनाए, है ना। और उस कंप्यूटर में ना कम कॉन्फ़िगरेशन रखी, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनकी जो चीजें होती हैं वो कम रखी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कम थी उसमें, ताकि स्टूडेंट है ना अपना पढ़ाई से रिलेटेड काम ही कर पाए। बट जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है ना उनको इतना प्रॉफिट नहीं लगा इस कैटेगरी में, इसलिए बाद में उन्होंने नोटबुक जो बनाना शुरू किए वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लैपटॉप थे। यानी कि अगर आप नोटबुक कंप्यूटर के नोटबुक नाम से कंप्यूटर खरीद के लेके आ रहे हैं तो आप उससे भी वही काम कर सकते हैं जो एक लैपटॉप से कर सकते हैं, यानी कि दोनों में आप कोई डिफरेंस नहीं बचा। और ये हुआ कब से, 2014-15 के आसपास से ऐसा हुआ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2014-15 के बाद से नोटबुक ही लैपटॉप है और लैपटॉप ही नोटबुक, यानी दोनों सेम चीजें हैं। तो आज की डेट में कंपनियां नोटबुक नाम से कोई कंप्यूटर बना के बेचती हैं, हाँ बेचती हैं। तो आप बोलेंगे सर लैपटॉप क्यों नहीं नाम दे रही, वो नोटबुक क्यों रख रखा है अब। तो ऐसे तो एप्पल कंपनी अपने जो लैपटॉप अगला बना के बेचती है उसका नाम मैकबुक कर देती है वो तो देखो कंपनियों के ऊपर है कि वो क्या नाम रख रही है और किस नाम से आपको कंप्यूटर बेच रही है, वो उनका मैटर है। मिल हमें हर केस में लैपटॉप ही रहा होता है, ठीक है ना। तो 2014 और 15 के बाद से ना लैपटॉप और नोटबुक दोनों सेम ही चीज है। इसलिए जब एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा कि नोटबुक क्या चीज है तो उन्होंने आंसर टिक करके दिया लैपटॉप, ये आंसर सही है। बट उनसे एक गलती हो गई, उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि ऑप्शन में माइक्रो कंप्यूटर नहीं देना था उनको। अगर माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन में दे रहे हैं तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के ही तो एग्जाम्पल होते हैं सारे के सारे। ये गलती फिर एसएससी ने मानी। ये बात आपको पता है कि कई बार है ना क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या आंसर की में आंसर गलत आ जाता है तो बाद में वो ठीक भी कर दिया जाता है। तो इस वजह से बाद में शायद यही हुआ था कि जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उनको नंबर मिल गया होगा। समझ में आ गई बात। तो फाइनली अब आपको समझ में आया कि लैपटॉप और नोटबुक दोनों एक ही बात है आज की डेट में,
ठीक। बट ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल होते हैं। चलो अब आगे देखो, इसके अलावा है ना कोई और भी एग्जाम्पल होता है माइक्रो कंप्यूटर का? हाँ, इसके अलावा आप टैबलेट को भी यहां पर लिख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि अगर आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो टैब भी आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, टैबलेट जिसे कहते हैं। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज स्मार्टफोन। आप बोलेंगे सर स्मार्टफोन भी कंप्यूटर होता है क्या? जी बिल्कुल, स्मार्टफोन भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। आप ये समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो काम हो रहा है, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मूवी, सॉन्ग, पीडीएफ, इंटरनेट, गेम, ये सारे के सारे काम है ना आपके स्मार्टफोन में भी हो जाते हैं। आप स्मार्टफोन में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मूवी, सॉन्ग, गेम, इंटरनेट सब कुछ चला सकते हो। तो जो काम है ना आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं वो आज की डेट में आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, तो उसे भी एक माइक्रो कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। एक नाम मैं यहां पर और लिखना चाहूंगा और वो है साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसको भी माइक्रो कंप्यूटर ही कहा जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर को हिंदी में आप वैज्ञानिक कैलकुलेटर कह सकते हैं, बट सिंपल सा शब्द है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कैलकुलेटर। ये कौन सा कैलकुलेटर है? देखो, एक कैलकुलेटर तो आपने देखा ही होगा जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो हमारे घर में अक्सर मिल जाता है, या किसी कन्फेक्शनरी या परचूने की दुकान पर भी आपको मिल जाएगा, है ना, प्लस माइनस करने वाला। बट एक कैलकुलेटर वो भी होता है जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित के समीकरणों को भी हल किया जा सकता है। ये कैलकुलेटर ऐसा भी होता है जिसमें मैथ के इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटर है ना आपको मिलेगा जैसे जो इंजीनियरिंग वगैरह के छात्र होते हैं उनके पास, या फिर जो एमएससी मैथमेटिक्स वगैरह करते हैं उनके पास मिलेगा। वो कैलकुलेटर एक हाई पावर कैलकुलेटर आप समझ लीजिए, जिससे आप मैथ के इक्वेशन को भी हल कर सकते हैं। तो उनको भी है ना माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। समझ में आ गई बात? तो सीधी सी बात है कि जब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का इनमें से उदाहरण बताइए, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर के ही होते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, अगर आपका नोट करने का मन है तो। और अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। उसको आपने अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप कैरेबल एप्लीकेशन चलाते हो, ऐसी एक टेलीग्राम नाम की भी एप्लीकेशन है। जिनके पास ना हो वो डाउनलोड कर लेना। वहां पर है ना एक चैनल है मेरा, सभी टीचर्स के चैनल होते हैं, वहां पर भी मेरा चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। तो वहां पर है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ, यानी कि एज इट इज पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसा आप चाहें वैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे आप है ना उसको मोबाइल में पढ़िए, चाहे टैब में पढ़िए, चाहे लैपटॉप में पढ़िए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो वहां से ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन चैप्टर्स की नहीं, अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और एक बात मैंने लास्ट क्लास में और बताई थी कि अगर आप में से कोई मेरे उस ऑफिशियल चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ नहीं पा रहा है, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम पर ही या व्हाट्सएप जो भी आप यूज करते हो, आप मुझे अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। ठीक है, ये मैंने सारी बातें लास्ट क्लास में बता दी थी आपको, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो बताइए मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक, तो एक बार जल्दी से फटाफट मैं क्विक रिवीजन करा दूं कि आज की डेट में जिन कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 4 कैटेगरी हमें, या 4 नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आज की डेट में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछो। अभिषेक जी ने लिखा है सर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये सब बातें लास्ट क्लास में कर चुका हूं, बार बार नहीं दोहराएंगे।
सर वीओडी नहीं मिली, देख लेंगे, वीओडी आपको इस बैच में प्रोवाइड की गई होगी मैनेजमेंट टीम के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो लाइव क्लास चल रही है अभी, तो बहुत टाइम है यार, आपका पेपर की कोई डेट तो आई नहीं है, तो आराम से पढ़ते रहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर को दोबारा बता दीजिए। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली है ना एक बड़े से लार्ज कैबिनेट के अंदर पूरी जो मशीनरी फिट की जाती है उसको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है जी। सर नोटबुक कितने पेज की बनानी होगी? नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिल्कुल नोटबुक मत बनाइए, अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और अगर बनाने का मन है तो लिखिए, आपकी मर्जी है। एक बच्चे ने लिखा सर फोन नंबर दोबारा बता दो, लो लिख देता हूं मैं, 8448832987। चलो अब एक काम करते हैं, मैं फटाफट है ना इन सभी की इमेज आपको दिखा देता हूं ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि ये सारे के सारे कंप्यूटर ना किस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा अभी। ठीक है, देखो जी, आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिख रहा होगा, और मैं अभी आपको स्क्रीन पर गूगल सर्च इंजन दिखा रहा हूं, और यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, मैं आपको हैंड टू हैंड है ना सभी चीजों की इमेज फोटोग्राफ वगैरह भी दिखाता जाऊंगा, तो आपको आइडिया लगता रहे, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि ये सुपर कंप्यूटर या कोई भी चीजें कैसे दिखाई देती है ना। देखो, ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है ना, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। मतलब कि इतना बड़ा हॉल होगा जिसके अंदर ये अलमारियां टाइप की खड़ी हुई हैं, इस पूरे को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, जो अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा है। क्लियर है? इस तरीके की बिल्डिंग में रखी हुई पूरी अलमारियां टाइप की है ना, इसको बेसिकली सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। चलिए अब आपको दिखाता हूं मेन फ्रेम। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना लगभग ये इस तरीके के होता है। ये जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं मैं, एक बड़ा सा लार्ज कैबिनेट है और इसके अंदर पूरी मशीनरी को फिट किया गया है, इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखो इस तरीके के कंप्यूटर्स को है ना मिनी कंप्यूटर कहा जाता था। ये वाला देखो, अरे ये तो लैपटॉप जैसा ही लग रहा है, ये देख लो, मतलब इस टाइप का कंप्यूटर था। ठीक है, और आप बोलेंगे सर इसी तरीके का कंप्यूटर तो है ना हमें हमारे घर में भी देखने को मिलता है, जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। हाँ, तो मतलब ऐसी ही शुरुआत हो चुकी थी बेसिकली। ठीक है, छोटे हो गए थे साइज में कंप्यूटर, तो उनको मिनी कंप्यूटर के नाम से बोल दिया गया। ठीक है, इस टाइप के कंप्यूटर बन गए थे ऐसे। ठीक है, 1970s यानी 1970 के टाइम की बात है। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर तो आपने देखा ही है, इसको दिखाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर तो आपको पता ही है, हमारे अभी आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखें। ये तो चलो समझ में आ गया कि डिजिटल कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी कैटेगरी क्या है साइज के अकॉर्डिंग। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर हमने है ना एक नाम और भी सुना है, दैट इज पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या चीज होती है? अगर हमारे घर में अगर हमारे घर में एक टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या उसी को पीसी कहते हैं? तो आंसर है नहीं, उसको पीसी नहीं कहते, या मतलब उसको पीसी कह सकते हैं बट केवल उसी को ही पीसी नहीं कहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजन है ना लोगों के दिमाग में बहुत रहता है, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि पीसी क्या चीज है। पीसी का सिंपल सा मतलब होता है आपका खुद का कंप्यूटर। आपके पास कोई कंप्यूटर है, हाँ, तो उसी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए बात है 1962 की, 1962 की। 1962 में अमेरिका में छपने वाली एक मैगजीन जिसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स, उस मैगजीन में ना सबसे पहली बार ये शब्द छापा गया था। एक किसी ने लेख लिखा और उस लेख में लिखा था आर्टिकल में पीसी शब्द यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें यह कहा गया कि आने वाला भविष्य वो होगा जब लोगों के पास अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर हुआ करेंगे।
तो 1962 यानी कि 1960s की अगर हम बात करें, 1960 के दशक की, तो उससे पहले है ना किसी के पास अपने, सबके पास अपने कंप्यूटर नहीं होते थे, है ना। कुछ गिने चुने कंप्यूटर ही हुआ करते थे जिससे लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, सबके पास अपने नहीं होते थे। तो किसी ने लिखा था कि आने वाले भविष्य में सबके पास अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर होंगे। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है पर्सनल कंप्यूटर की, यानी कि पीसी की। ये नहीं कि टेबल पर एक परमानेंट हमारे घर में कंप्यूटर रखा रहता है, वो उसे पीसी कहते हैं, लैपटॉप को नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि पीसी का एग्जाम्पल बताइए क्या होता है, तो किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है बेटा, वो भी एक पीसी है। अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है या अगर हमारे पास कोई नोटबुक नाम का कंप्यूटर है तो वो भी पीसी कहलाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। और अगर हमारे पास कोई टैबलेट है जिसको हम शॉर्ट में टैब कहते हैं, उसको भी पीसी कहा जाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। तो अब ये धारणा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर टेबल पे कोई परमानेंट कंप्यूटर रखा है तो उसी को केवल पीसी कहेंगे, ना, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ ये बात कि अगर आज की डेट में हमारे पास कोई लैपटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इन सभी को डिजिटल कंप्यूटर के नाम से अगर बोला जा रहा है, ये सारे के सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आ रहे हैं, तो कंप्यूटर तो चलो समझ में आ रहा है कि एक ऐसी मशीन जिससे हम कोई अपना काम कर रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ये डिजिटल शब्द का बेसिकली मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, डिजिटल का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो वो अब मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करने जा रहे हैं किसी डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल शब्द की, तो बेटा इस शब्द का मीनिंग होता है, आप इस बात को ऐसे समझ लो कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर जीरो या फिर वन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा हो, तो ऐसे कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोल देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई कि जीरो वन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा, है ना। कोई कोई तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए इस बात की। तो सुनिए जरा, आप मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की आवश्यकता पड़ती है या नहीं? बिल्कुल पड़ती है। आप कंप्यूटर को कभी भी ऑन करेंगे तो आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देनी ही पड़ेगी। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि बिजली की, तो हमें यह भी पता है कि उसको मेजर किया जाता है वोल्टेज से। हमारे घर में भी है ना, जो बिजली हम यूज कर रहे हैं उसको वोल्टेज से ही तो मापते हैं। जनरली हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बिजली 220 या 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट होता है। तो 220 से 240 वोल्टेज से माप लेते हैं कि कितनी आ रही है। ज्यादा होगी तो नुकसान हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं। तो वोल्टेज से माप लिया जाता है कि कितनी पावर की बिजली हमें मिल रही है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब वोल्टेज की बात होती है तो उसमें हाई लेवल भी हो सकता है वोल्टेज का, या फिर वोल्टेज का लो लेवल भी हो सकता है। जैसे कि कई बार हमने ये बात अपने घर में भी नोटिस की है, हम बोलते भी है कि वोल्टेज हाई हो गई है या वोल्टेज लो हो गई है। केवल दो ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा कोई शब्द नहीं होता वोल्टेज के केस में। आपने नोटिस किया होगा कि जिन घरों में वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, कम ज्यादा होती रहती है, पहले उनके घरों में क्या होता था, उन घरों में एक स्टेबलाइजर लगाया जाता था वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें हैंडल भी होता था। मतलब वोल्टेज कम आ रही है तो हैंडल ऊपर कर दो, और ज्यादा आ गई तो नीचे करके आओ। अब आजकल जिन घरों में या जिस जगह पर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाली, तो आजकल स्टेबलाइजर आ गए, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, जो अपने आप ही ऑटो कट करता रहता है ना। यानी कम वोल्टेज आ रही होगी तो उसे ज्यादा करेगा, और ज्यादा आ रही है तो उसे कम करके एक कांस्टेंट वोल्टेज आपके घर को देता रहता है। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है कि अगर हम वोल्टेज की बात करें तो उसमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं, या तो हाई लेवल या फिर लो लेवल पे वोल्टेज कंसीडर की जाएगी। अब सुनिए जरा ध्यान से, यही वोल्टेज को हम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर लें, यानी कि हमें कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज देनी है, इलेक्ट्रिकल करंट देना है, उसमें वोल्टेज कंसीडर होगी। अब हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को या तो हाई दें या लो दें, हाई दें या लो दें। सुनो जरा, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी जगह पर, किसी भी डिवाइस को मैं वोल्टेज पहले हाई दे रहा हूं, फिर मैंने लो वोल्टेज दे दी, फिर मैंने लो वोल्टेज दी, फिर मैंने हाई वोल्टेज दी, फिर हाई वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, इस तरीके से मैंने वोल्टेज
कंसीडर की, मतलब करंट को मैंने अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किया है, अपनी मर्जी से। तो जहां पर हाई लिखा हुआ है वहां तो मान लीजिए 1, और जहां लो लिखा हुआ है वहां मान लीजिए 0। यानी कि जहां हाई लिखा है वहां 1 मान लेंगे और जहां लो लिखा है वहां 0 मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने एक 0 1 वाला कोड निकल के आ गया। अगर आप कभी भी ये ढूंढने निकलेंगे ना कि कंप्यूटर 0 1 के कॉन्सेप्ट पर काम करता है और मैं आज 0 1 देख के ही रहूंगा, तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? आपका अगर मन करे कभी कि मैं आज तो 0 1 देख के रहूंगा, क्योंकि सारे लोग यही बोलते हैं कि कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 0 1 वाला, 0 1 वाला है, तो मुझे दिखाओ आज 0 1 कहाँ होता है। तो आपको ये 0 और 1 कहीं दिखाई नहीं देगा। ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल करंट में जो फ्लक्चुएशन है हाई और लो वाले, बस वही चीज है जिसको हमने 0 और 1 मान रखा है। समझ में आया? जहां हाई वोल्टेज है वहां 1 मान लिया है, जहां लो वोल्टेज है उसे 0 मान लिया है। और इस तरीके से ये जो 0 1 वाला जो कोड है इसको कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी कोड कह दिया जाता है। क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को बाइनरी कोड के नाम से बोल देते हैं। अब सुनिए जरा, मैथमेटिक्स पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए कितनी चॉइसेस मिलती है? 10। आप चाहे कितना बड़ा भी कोई नंबर लिख लो, चाहे कितना छोटा भी कोई नंबर लिख लो, आपको किसी भी नंबर को लिखने के लिए 10 चॉइसेस मिलती हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो जहां 10 चॉइसेस मिलेंगी वहां शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है डेसी। इसीलिए मैथमेटिक्स के नंबर्स को आप डेसिमल नंबर कहते हैं। अब अगर कहीं पर आपको किसी भी नंबर को लिखने के लिए, चाहे वो नंबर बहुत बड़ा हो चाहे वो नंबर बहुत छोटा हो, अगर आपको केवल 2 ही चॉइसेस दी जा रही हैं, केवल 2 ही विकल्प दिए जा रहे हैं, तो क्या शब्द इस्तेमाल होगा? बाइनरी। बी आई बाय, बाय का मतलब ही होता है 2 से, डेसी का मतलब 10 होता है, बाय का मतलब 2 होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में इस्तेमाल में लाए जाने वाले नंबर को हम बाइनरी नंबर के नाम से बोल देते हैं। ठीक है जी। बट कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है, या कई बार लोग ये बोलते हैं कि बाइनरी भाषा होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, लैंग्वेज का नाम होता है मशीन लैंग्वेज। अगला पॉइंट लिखेंगे, जो लैंग्वेज या भाषा हम लोगों ने बनाई जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में हमने कोड को लिखा, उसे मशीन भाषा के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आई बात? अब इस मशीन भाषा में जो भी आप लिखेंगे उसको कह देते हैं, या तो आप उसको मशीन कोड के नाम से बोल दीजिए, क्योंकि मशीन भाषा में लिखा जा रहा है तो मशीन कोड कह दो, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है कंप्यूटर में जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, और तीसरा नाम, चूंकि ये 0 1 की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो आप इसको बाइनरी कोड के नाम से भी बोल सकते हैं। तो सीधी सी भाषा हमें सीधी सी बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारा कंप्यूटर अंदर ही अंदर किस भाषा पर काम कर रहा है? मशीन भाषा पर काम कर रहा है, जिसमें लिखे जाने वाले कोड को मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड के नाम से बोल दिया जाता है। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं? एक बच्चे ने लिखा है कि सर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, एक एक मेन कैटेगरी है, यानी कि अगर ऊपर ऊपर नाम लिया जाए तो आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बट उसके अंदर भी बहुत सारे नाम होते हैं ना, इसलिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो आंसर है मशीन लैंग्वेज। एक बच्चे ने लिखा सर हिंदी में है। हिंदी में ही नाम इनके यही होते हैं। अब जहां पर पॉसिबल था वहां पर पूरी हिंदी लिखी है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर ही कहते हैं, बाइनरी कोड को मैंने हिंदी में लिखा है, वोल्टेज को वो हिंदी में वोल्टेज लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत लिखा है मैंने, मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भाषा लिखा है। और क्या लिखूंगा इससे ज्यादा हिंदी में? इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती कंप्यूटर की, इससे ज्यादा कंप्यूटर का हिंदी होता ही नहीं है। चलिए समझ में आ गई बात या नहीं?
तो फाइनली है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और ठीक है, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि अगर ये सारे पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, और लिखने का मन नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिए, केवल ध्यान से सुनते रहिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। चलिए, अब मैं आपके सामने ना एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपके सामने एक डायग्राम है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा कंप्यूटर है, तो बताइए इसका नाम क्या होगा। आपको बताना है कि ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये कौन सा कंप्यूटर है। आपने ना ये वाला कंप्यूटर कहीं ना कहीं रखा हुआ तो देखा ही होगा, हो सकता है आपके घर में भी ये कंप्यूटर हो। तो ये कंप्यूटर जो आपके सामने रखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है, इसे सबसे पहला तो नाम ये दीजिए कि ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात आपको बताई थी कि हमारे किसी घर में टेबल पे परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर है ना, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से उसे बोल देते हैं। बट क्या इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को है ना, मैं डिजिटल कंप्यूटर भी बोल सकता हूं। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर भी कह दीजिए, क्योंकि कहानी तो हमारी यहीं से शुरू हुई थी। क्या मैं इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकता हूं। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल ही तो मैंने लिखवाया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या मैं इस कंप्यूटर को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी बोल सकता हूं। हाँ, बोल सकता हूं। तो सोचिए, एक ही कंप्यूटर जिसको आप देख रहे हैं ना, उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, कई सारे नाम। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, ये डिजिटल कंप्यूटर भी है, ये माइक्रो कंप्यूटर भी है, और ये पर्सनल कंप्यूटर भी है। ठीक है ना। बट ज्यादातर केस में जब हम ऐसे एक कंप्यूटर को देखते हैं, तो उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाता है। समझ में आ गई बात। अब मेरा आप सभी लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखो, एक शब्द होता है डेस्कटॉप, और ये डेस्कटॉप क्या है ये आपको बता रहे हैं। क्या अगर इस तरीके का कोई कंप्यूटर मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं उसे केवल डेस्कटॉप के नाम से बोल सकता हूं। यस और नो। तो बेटा, ये है ना एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या चीज होती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, और एक ऑप्शन पे लिखा हुआ आया था, दैट इज द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। नोट कर लीजिए इस बात को, या दिमाग में रखिए। द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, हिंदी में इसे कहा जाएगा पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। अब क्या मीनिंग है इस बात का, कहां पर पहली स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो देखो बेटा, इस ऑप्शन का सिंपल सा मीनिंग यह था कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने पर जो सबसे पहली स्क्रीन हमें कंप्यूटर पे दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप के नाम से बोलते हैं। और ये ऑप्शन हमारा सही था। तो क्या ये जो कंप्यूटर हमारा रखा हुआ है हमारे सामने, या हम जिस फोटोग्राफ को देख रहे हैं, तो इस कंप्यूटर को केवल डेस्कटॉप के नाम से बोल सकते हैं। तो आंसर है नहीं। जैसे एक बच्चे का मैं कमेंट देख पा रहा हूं, उसने क्या लिखा है, डेस्क के ऊपर रखा हुआ कंप्यूटर डेस्कटॉप कहलाता है। नहीं, गलत है ये। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके किसी टेबल पर या डेस्क पर रखा हुआ जो कंप्यूटर है, आप उसे डेस्कटॉप बोलें, ऐसा ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप, ये जो कंप्यूटर है ना, इसका पूरा नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर जो सबसे पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर ऑन करने पर, उसे केवल डेस्कटॉप कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दें, शट डाउन कर दें, तो डेस्कटॉप खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कंप्यूटर में जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई दे आपको, उसी को केवल डेस्कटॉप कहते हैं। आपके पास अगर कोई लैपटॉप है, अगर आपके पास कोई नोटबुक है, उसमें भी जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई दे कंप्यूटर ऑन होने के बाद, तो उसको भी डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं आपके सामने एक डिवाइस दिखाता हूं आपको कि ये क्या चीज है। आप बोलेंगे सर ये टीवी का रिमोट है, क्या सही इसे रिमोट ही कहा जाता है। बताइए। आपके सामने, अभी ये नोट मत करना, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जो मेरे हाथ में अभी डिवाइस लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसे रिमोट कहते हैं, है ना।
बट अगर मैं इस रिमोट को अंग्रेजी यानी इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस रिमोट शब्द का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है बेटा डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है। यस और नो? रिमोट शब्द का हिंदी में इसका सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। तो सुनिए जरा, रिमोट का मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मतलब दूरी है। तो मैं एक काम करता हूं, ये अंग्रेजी वाले शब्दों को हटा ही देता हूं, केवल हिंदी में लिखा रहने देता हूं दूरी। अब बताना, मैं जब आपसे पूछूंगी ये क्या चीज है बताओ, हिंदी में बोलना, तो आप बोलेंगे दूरी। क्या कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का कि ये टीवी का या एसी का दूरी है? कोई मतलब है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये समझ में आया कि आप आज तक जो अपने घर में ये रिमोट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, केवल रिमोट शब्द इस डिवाइस के लिए, वो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर सही शब्द क्या होना चाहिए? देखो आएगा तो यहां पर रिमोट शब्द ही, बट इसके बाद दो शब्द और लगे हुए आते हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, यानी कि ये डिवाइस आपकी टीवी की रिमोट कंट्रोल डिवाइस के नाम से बोली जाती है। समझ में आया? अब आप थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो डिवाइस शब्द को हटा दो, बट कम से कम आपको है ना रिमोट कंट्रोल तो बोलना ही पड़ेगा। और अगर आप इसको भी छोटा करके केवल रिमोट बोल रहे हैं तो आप डेली बेसिस पर अपने घर में गलत बोलते हैं, आप सही नहीं बोलते हैं। तो फिर सामने वाले व्यक्ति को समझ में कैसे आ जाता है जब आप गलत बोल रहे होते हैं? क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता, उसे भी ये बात नहीं पता कि इस डिवाइस को रिमोट कंट्रोल कहा जाता है, केवल रिमोट नहीं कहते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने घर में चीजों को गलत बोल रहे हैं, वैसी एक गलत बात हमारे दिमाग में बैठ गई है कि ये कंप्यूटर अगर हमारे सामने रखा हुआ है तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि क्या बोल रहे हैं, इसको डेस्कटॉप बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब पेपर में पूछा गया कि डेस्कटॉप क्या है तो सही आंसर था सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखाई दे उसी को डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है। तो आप इस कंप्यूटर को केवल डेस्कटॉप नहीं बोल सकते, आपको पूरा नाम लेना पड़ेगा, दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे कि रिमोट नहीं बोल सकते, रिमोट कंट्रोल बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। ये जो डिवाइस आपको यहां रखी हुई दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली मॉनिटर कहा जाता है, जिस पर आपको कंप्यूटर की सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। अगर आप इसे मॉनिटर नहीं कहना चाहते तो आप इसे डिस्प्ले भी कह सकते हैं, और अगर डिस्प्ले भी नहीं कहना चाहते तो इसका अपना एक टेक्निकल नाम भी होता है जिसे वीडीयू कहा जाता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो डिवाइस आपको यहां पर दिखाई दे रही है इसको बेटा कीबोर्ड के नाम से बोला जाता है, जिसको सिंपल हिंदी में कुंजी पटल भी कह देते हैं। ठीक है जी। ये जो डिवाइस आपको यहां दिख रही है इसको माउस कह देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसे माउस ही कहा जाता है। बट ये जो डिवाइस आपके सामने रखी हुई है इसे क्या बोलते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार। किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में साइड में जो डब्बा रखा हुआ है उसे क्या कहते हैं? देखो बेटा ध्यान से सुन लीजिए, इस पर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे है ना या तो कैबिनेट कहते हैं या फिर इसको सिस्टम यूनिट के नाम से बोला जाता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस डब्बे को है ना सीपीयू के नाम से भी बोलेंगे, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से बोलेंगे। मैं उस डब्बे को यहां बना देता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपके कंप्यूटर में साइड में खड़ा हुआ डब्बा है ना, इसे कभी भी सीपीयू नहीं कहा जाता। इसे या तो कैबिनेट कहते हैं या फिर आप इसको सिस्टम यूनिट के नाम से भी बोल सकते हैं। अब सुनिए जरा, हमारे इंडिया में जिसको नहीं पता वो आज भी इस डब्बे को सीपीयू बोल रहा है, जिसको जानकारी नहीं है वो इस बॉक्स को सीपीयू बोलता है। जबकि अमेरिका में तो एक और चलन है, वहां इसको टावर भी बोलते हैं, ये नाम दिया जाता है टावर। आप बोलेंगे टावर क्यों कह रहे हैं अमेरिका में? देखो अगर हम किसी मोबाइल फोन टावर की बात करें, ये डायग्राम बनाना नहीं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो कोई मोबाइल फोन का टावर है, जैसे जियो कंपनी का ये टावर है, ठीक है। अब इस टावर के आसपास में मान लो 4 फोन है, इन फोन में जियो की सिम डली हुई है। तो अगर जियो की सिम डली हुई है तो इनका कनेक्शन जियो के टावर से हो जाता है नहीं? बिल्कुल हो जाता है भाई। यानी कि इन फोन से जो भी सिग्नल जाएगा वो जियो के टावर पे जाएगा या जियो के टावर से इन फोन पे सिग्नल आ जाएगा। तो यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये मोबाइल फोन का जो टावर है ना, ये बीच में एक सेंट्रल डिवाइस है और खड़ा हुआ भी है, जिससे आसपास की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी कनेक्टेड हैं। उसी तरीके से समझ लो कि हमारे कंप्यूटर में ये भी एक खड़ी डिवाइस है, स्टैंड सीधी खड़ी हुई, और आसपास की जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सब इसी से ही तो कनेक्टेड हैं।
भाई मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मेमोरी कार्ड, जितनी भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करना चाहोगे वो सारी की सारी डिवाइसेस इसी आप सेंट्रल डिवाइस से, इसी केंद्रीय डिवाइस से ही आपको कनेक्ट करनी होगी। यस और नो? तो जिस तरीके से एक मोबाइल फोन टावर बीच में सेंट्रल डिवाइस या केंद्रीय डिवाइस बना होता है और आसपास की सारी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी उसे एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि केंद्रीय डिवाइस के रूप में देखा जा रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए अमेरिका में एक चलन है कि इस डब्बे को, इस बॉक्स को लोग वहां पर टावर के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं। ठीक है? तो अब आगे से कभी भी इस बॉक्स को या डब्बे को सीपीयू नहीं बोलना है, इसको या तो कैबिनेट बोलिए या फिर इसको सिस्टम यूनिट बोलिए या फिर आप ज्यादा से ज्यादा इसको टावर कह सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में नाम प्रचलित नहीं है। ठीक? अब सुनिए जरा, ये जब बॉक्स आप खोल के देखेंगे ना, तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक बड़ी सी ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी जिसको मदरबोर्ड के नाम से बोला जाता है, जिसको मदरबोर्ड के नाम से बोला जाता है, या फिर हम इसको पीसीबी भी कह सकते हैं, जहां पर पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर आपने कभी अपने मोबाइल फोन को खुलते हुए देखा है, आप अपने मोबाइल फोन को कभी खुलते हुए देखना, तो उसके अंदर भी एक ग्रीन कलर की आपको प्लेट दिखाई देगी, उसको भी पीसीबी या मदरबोर्ड कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये जो ग्रीन कलर की प्लेट आपको दिखाई देती है ना, इसी ग्रीन कलर की प्लेट पर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं मदरबोर्ड पर, और उसी पर लगा होता है बेटा सीपीयू, उसी पर लगी होती है रैम, और उसी पर लगा होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो सीपीयू बेसिकली है ना, इतनी सी चिप होती है, इतनी बड़ी, जितनी मैं हाथ से दिखा रहा हूं। तो मैं आपको रियल में सीपीयू चिप को दिखाता हूं, आपका एक भ्रम आज दूर हो जाएगा। देखिएगा, देखो, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सीपीयू होता है इतना बड़ा, जो फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिंगल चिप जैसी होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई है, दैट इज सीपीयू। ये देख लो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर सीपीयू भी लिखा हुआ है। तो एक सिंगल सी चिप लगी हुई है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, इसे सीपीयू कहा जाता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, प्रोसेसर भी बोल देते हैं, कई सारे नामों से बोला जाता है इसको। हम सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो ये जो डब्बा आपको साइड में खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान रखिए उसको सीपीयू के नाम से नहीं बोला जाता है। ये सब सीपीयू के फोटो हैं, इमेजेस हैं। ठीक है? एक आदमी ने देखो अपने हाथ में पकड़ रखा है, दैट इज सीपीयू, जो इंटेल कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है? ये एएमडी के नाम की एक कंपनी है, उसने सीपीयू बनाया हुआ है, उसकी फोटोग्राफ ये है। ठीक है? आपको मैं मदरबोर्ड दिखाता हूं, या पहले रैम को देखो। देखो रैम है ना, ऐसे दिखाई देती है। ये जो आपको एक ग्रीन कलर की प्लेट दिख रही है और इस पर ब्लैक कलर की ये आईसी चिप होती है, इस पूरी प्लेट को है ना रैम के नाम से बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ये देखो एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ रखी है, ये सब रैम कहलाती है। पूरी प्लेट को रैम कहते हैं। और एक मेमोरी जो कि रीड ओनली मेमोरी के नाम से बोली जाती है, वो ऐसे दिखाई देगी। ये काले रंग की है ना, ब्लैक कलर की सिंगल आईसी चिप होती है, जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होंगी, इनको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? अब मैं आपको मदरबोर्ड का डायग्राम दिखाता हूं। देखो जब हम अपने कंप्यूटर को खोल के देखते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ऐसी ग्रीन कलर की बड़ी सी प्लेट दिखाई देगी, और ये पूरी की पूरी प्लेट पर है ना ढेर सारी चीजें लगी हुई हैं। इसी पर यहाँ पर बीच में सीपीयू लगा हुआ है, इसी में ना यहाँ पर रैम लगाई जाती है, इसी में कहीं ना कहीं रोम लगी होगी, रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी कंप्यूटर की बात होती है, सीपीयू, रैम, रोम, ये तीनों नाम हमें सबसे पहले सुनाई देते हैं। अब ये वैसे ज्यादातर केस में तो ग्रीन कलर की प्लेट होती है, हरे रंग की, बट आजकल मार्केट में ब्लैक कलर के मदरबोर्ड भी मिलते हैं, और ब्लू कलर के, नीले रंग के भी आपको मिल जाएंगे। तो ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का, तीन तरीके के मदरबोर्ड आजकल मार्केट में मौजूद हैं। बट ज्यादातर केस में, ज्यादातर कंडीशन में जो आपको मदरबोर्ड मिलेंगे या पीसीबी मिलेंगे जिनके ऊपर ये चिप वगैरह सब लगी होती हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि ये हरे रंग के दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस डब्बे या बॉक्स के अंदर जो आपको प्लेट मिलेगी, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, उसी पर लगे होते हैं सारी चीजें, सीपीयू, रैम, रोम। तो अब आगे से कभी इस डब्बे को सीपीयू मत बोलना, ठीक है। एक और पॉइंट देख लो जल्दी से फटाफट इसका। इसी डब्बे के अंदर यानी सिस्टम यूनिट के अंदर है ना, आपको एक और डिवाइस मिलेगी जिसको हार्ड डिस्क के नाम से बोला जाता है। हिंदी में भी इसको हार्ड डिस्क ही कहते हैं। और इस हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस में ना बेसिकली आपका सारा डेटा स्टोर होता है। तो हम इसे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी बोल देते हैं। हिंदी में इसे कहा जाएगा भंडारण युक्ति। जब आप बोलते हैं ना कि मैंने अपने कंप्यूटर में कोई फोटोग्राफ सेव कर दी है, मैंने अपने कंप्यूटर में मूवी डाल दी है, पीडीएफ फाइल सेव कर दी है, तो वो कहाँ सेव कर दी है? तो आंसर है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, ठीक है। इसी डब्बे में एक डिवाइस लगी रहती है। और एक डिवाइस और लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है बेटा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये क्या होता है जी? देखो मैं आपको बता दूं कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का काम ये होता है बेसिकली कि जब हमारे कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई दी जाती है यानी कि बिजली, वो बिजली बेसिकली है ना एसी कहलाती है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और हम अपने कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो सब चलती हैं डायरेक्ट करंट पर, यानी कि डीसी पर। तो कोई तो डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको है ना अभी दिखाई देता हूं कि हमारे पास है ना एक मोबाइल फोन का चार्जर है, ये रहा। इस मोबाइल फोन के चार्जर को जब आप बिजली के बोर्ड में लगाते हो ना, तो ये जो चार्जर क्या करता है, ये एसी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बिजली के बोर्ड में 220 से 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा होता है। तो ये उस पूरे वोल्टेज को है ना एक लो वोल्टेज के डीसी करंट में चेंज कर देता है, और फिर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बनाकर इस तार से हमारे मोबाइल फोन को दे देता है, तब जाके मोबाइल फोन चार्ज होता है। तो ये ध्यान रखना कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, या फिर ऐसे कह दीजिए जो कंप्यूटर पर आधारित डिवाइसेस हैं, वो सब डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट पर चलने वाली डिवाइसेस होती हैं, वो भी बहुत लो वोल्टेज का, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट में अंतर क्या है? देखो बेसिकली अगर आपने फिजिक्स या भौतिकी पढ़ी है तो एसी करंट है ना ऐसे चलता है साइन वेव में, एक तरंग के जैसे चलता है। तो ये चीज है ना हमारे इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नहीं चाहिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चाहिए होता है एक सीधा करंट, एक डायरेक्ट करंट, सीधे वे में चलता जाए। तो इसलिए हमें इन करंट को बदलना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट बनाना पड़ेगा, वो भी बहुत कम वोल्टेज का। तो ये काम कर देती हैं, जैसे मोबाइल फोन के केस में ये चार्जर काम कर रहा है, और कंप्यूटर के केस में एसएमपीएस काम करता है, यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तब जाके हमारे कंप्यूटर को बिजली पावर सप्लाई मिलती है, ठीक है जी। तो आई होप सो है ना यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, जो मैंने कंप्यूटर आपको समझाया, बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, ताकि अगर है ना हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम एग्जाम में आंसर दे पाए। अब देखो एक बात जाते जाते यही बोलूंगा आप सभी लोगों को, कंप्यूटर को है ना बिल्कुल अब वैसे ना तो लिखना है ना पढ़ना है। जैसे कोई मान लो टीचर क्लास में लिखवा रहा है, लिखो बेटा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन की जाती है, वो नहीं आता कहीं पर। ऐसा नहीं पूछते कहीं पर कि बताओ कंप्यूटर कौन सी मशीन है ना, क्या काम होता, ऐसे आते ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर में आते हैं लॉजिकल टाइप के, कॉन्सेप्चुअल टाइप के। यानी अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो बताओ बताओ इसमें से क्या चीज होती है ये। अगर आप किसी डब्बे को देख रहे हैं ऐसे कंप्यूटर को, बताओ क्या चीज होती है इसके अंदर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं, और उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आपको चीजें इसी तरीके से समझनी पड़ेंगी। वो भाषा नहीं लिखनी है, वो डिक्टेशन नहीं लिखनी है। हाँ जी एक पॉइंट लिखवा के पूरी डिक्टेशन लिख रहे हो, किताब की भाषा लिख रहे हो, वो नहीं लिखना। आपको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को दिमाग में बिठाना। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ हैं और मेरे को है ना फॉलो कर रहे हैं, मैं 90% चीजों को तो क्लास में ही आपको याद करा दूंगा। कौन सी चीज कहां पर है, क्या मीनिंग होता है, 90% चीजें है ना क्लास में ही याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो बाद में 10%, 10-20% का और बचेगा जो आप रिवीजन के टाइम पर याद कर लोगे, ठीक है। क्लास में नोट करने का मन है तो नोट कर लो, नहीं मन है तो पीडीएफ फाइल भी दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। कुछ ही दिनों में मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की भी पीडीएफ फाइल बना के दूंगा दिल्ली पुलिस की, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा आपको कि पहले क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, किस तरीके के आए थे, सब दूंगा आपको।
हर तरीके की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी आपको। ठीक है, बस आप आराम से ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है, समझते जाइए बस। और मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूं आपको, आपके 10 में से 10 नंबर दिलवा के मानूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे रास्ते को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और एक बात और बोलूंगा सभी लोगों से कि देखिए होता क्या है कि आप है ना जब कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे कमेंट है ना मेरे सामने, बहुत सारे कमेंट चल रहे होते हैं। अगर केवल और केवल मैं कमेंट ही रिप्लाई करता रहूं तो ये क्लास क्लास नहीं रहेगी, फिर एक डाउट क्लास हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि है ना क्लास का माहौल खराब हो, एक डाउट क्लास जैसी बन जाए हर क्लास। क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है तो उसे थ्योरेटिकल क्लास की तरह ही समझना चाहिए ना। तो जिन लोगों के मैंने कमेंट के आंसर नहीं दिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमेंट है ना मेरे सामने से निकल रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा कि है ना कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो एक बात ये बोलूंगा कि कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, वो लोग है ना पूछ रहे हैं इस बैच के बारे में, एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो वो पिछली जो क्लास थी इंट्रोडक्शन क्लास, उसे प्रॉपर तरीके से देख लेना, पहली बात तो। ठीक है। और थोड़ी सी कोशिश ये करिए कि जब है ना क्लास में मैं बोलूं कि आज की क्लास यहीं समाप्त हो, उसके बाद जनरल डाउट पूछा करिए। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में, और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से प्रॉपर वे में मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।